अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साउंड ब्लोच और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि स्टूडेंट्स को पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जब भी स्टूडेंट्स नए नए डेवलपमेंट के अंदर आ रहे होते हैं या वो वेब डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं या उनका ख्वाब है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। हर स्टूडेंट का जो सीख रहा होता है उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि यार मैं अगर सिर्फ डेवलपमेंट सीखूंगा तो मैं एक अच्छा डेवलपर बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना 100% सिर्फ कोडिंग को दे रहे होते हैं और हम कहते हैं कि मैं अपनी कोडिंग अच्छी कर लूंगा तो मैं एक बहुत अच्छा डेवलपर बन जाऊंगा, लेकिन इस तरह से नहीं होता। कोडिंग आप कह लो कि ओवरऑल हमारी जो पूरी जर्नी है उसके अंदर सिर्फ 4 to 5% रोल अदा करता है अपना। तो मतलब हम जो सिर्फ तैयारी जिस चीज़ की कर रहे होते हैं या हम सिर्फ समझते हैं कि मैं सिर्फ कोडिंग की बेसिस पे जज किया जाऊंगा, तो ये हमारा जो थॉट है वो गलत है, क्योंकि इस तरह से नहीं हो रहा होता। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कोडिंग सिर्फ 4 to 5% है, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं हमें उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं इस चीज़ को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 हमारे पास आ जाते हैं टेक्निकल स्किल्स, नंबर 2 हमारे पास आते हैं सॉफ्ट स्किल्स और नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं नॉन टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज। अब जिसे इन 3 स्टेप्स के बारे में पता है और वो इन 3 चीज़ों को मैनेज कर सकता है, तो मैं कहूँगा कि वो बंदा एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है या एक अच्छा वेब डेवलपर बन सकता है। देखो, जब हम पहले पार्ट पे आते हैं वो है हमारे पास टेक्निकल स्किल्स का। टेक्निकल स्किल के अंदर सबसे पहले जो हमारा पार्ट है, जो उसका सब पार्ट है, वो यही है कि हमें कोडिंग आनी चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर हमने रुकना नहीं है कि यार अगर कोडिंग आनी चाहिए तो बस यहाँ पर कोडिंग आ गई तो मुझे सब कुछ आ गया। ये हमारा जस्ट पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपको कोडिंग के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए आपका। अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सोच पाते हो तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानियाँ होने वाली हैं और आप काफ़ी अच्छा इस फील्ड के अंदर ग्रो भी करने वाले हैं और परफॉर्मेंस भी अपनी बहुत अच्छी देने वाले हैं। अब उसी के साथ आपको और क्या चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने कहा कि कोडिंग आनी चाहिए, फिर हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। जो उससे भी इन दोनों से ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सिस्टम डिज़ाइन। देखो, एक सिस्टम कैसे चलेगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हम एक सिस्टम बनाते हैं हम उसका डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे। आप डिज़ाइंस के बारे में एक्सप्लोर करो कि यार क्लीन आर्किटेक्चर क्या है, फिर हमारे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या है, इसी तरह और भी बहुत से डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स हैं, ओनियन आर्किटेक्चर हो गया, ETC। इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बगैर किसी सिस्टम डिज़ाइन के, बगैर किसी डिज़ाइन के अगर चलते हो तो क्या नुकसानात होते हैं कि आप एक एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हो, एक टाइम पर आकर आपको ऐसा लगता है कि यार अब ये एप्लीकेशन इससे आगे नहीं बन सकती। मैं अगर एक फीचर और डालने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्योंकि कोड ऐसा है कि जो मैं मेंटेन ही नहीं रख पा रहा। कोड मैंने ऐसा लिखा है कि उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस मैं करने जाता हूं तो मैं और बहुत एरर्स क्रिएट कर देता हूं, तो ये खराबी है। अगर आपको एक सिस्टम डिज़ाइन के बारे में अच्छे तरीके से पता है तो आपको कंपनीज भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी। आप किसी से प्रोजेक्ट बनवाते हो, आपका प्रोजेक्ट रिव्यू होता है तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाएगा, क्योंकि जब एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन बनाया जाता है पूरे कोड के लिए, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनता है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसलिए आपको डिज़ाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि मैं इस डिज़ाइन के अंदर अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मुझे इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी तो मैं इजीली कर पाऊँगा, और इस तरह आप बहुत लॉन्ग लास्टिंग और लंबे अरसे तक एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रह सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है वर्जन कंट्रोल। आपको वर्जन कंट्रोल के बारे में भी बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्जन कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर जगह पर पड़ने वाली है आपको। ठीक है, अभी तो आप अपनी मशीन के ऊपर जस्ट सिंपल कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग आगे मूव कर जाते हैं, जब आप लोग टीम वर्क्स में काम करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास वर्जन कंट्रोल यानी गिट एंड गिटहब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उनका यूज़ भी जगह जगह पर किया जाता है। इसी से आगे अगर हम मूव करते जाएं, अब हम आते हैं अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। सॉफ्ट स्किल्स हमें ये कहते हैं कि यार आपने अब टेक्निकल चीज़ें तो सीख ली, अब ज़रा सॉफ्ट स्किल्स की तरफ आओ। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला अगर आप इंटरव्यू के अंदर बैठोगे तो सिर्फ आपकी कोडिंग देखकर आपको जज किया जाएगा कि भाई ये बंदा हमारी कंपनी में आएगा या नहीं आएगा।
अगर आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स का नॉलेज है तो आप इंटरव्यूअर को बहुत आसानी से अपना बना सकते हैं। अगर आप किसी के साथ बात करते हो और आप उस बंदे को अपनी बात के ऊपर राजी करवा लेते हो तो इसका मतलब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप अपनी बात मनवा लेते हो अगले बंदे को समझाकर तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ठीक है, तो यही कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं जो इंटरव्यू के अंदर आपने अपने इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करना होता है। अगर आप अपनी बातों से कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू क्रैक इजीली कर लेते हैं। तो हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना होगा, ये हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आते हैं। इसी तरह हमें टीम वर्क को सीखना होगा कि यार एक टीम के अंदर किस तरह से काम किया जाता है। कल को हम कंपनी के अंदर बैठेंगे तो वहां पर टीम में काम किया जाएगा, 10 बंदे होंगे, 12 बंदे होंगे, हमें हर किसी की स्ट्रेंथ, हर किसी की वीकनेस को समझना होगा कि यार ये बंदा फलां चीज के अंदर स्ट्रॉन्ग है, मुझे अगर कोई काम होगा, मैं कहीं फंसूंगा तो मैं इसके साथ कोलैब करूंगा, मैं उससे अंडरस्टैंडिंग लूंगा उस चीज की, फिर मैं ट्राई करूंगा। इसी तरह अगर मुझे कोई अपने से वीक नजर आता है तो मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ये चीजें क्या करेंगी, कल को हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। कंपनीज अगर हमने स्विच करनी हो तो यही हमारे कोलीग्स, फ्रेंड्स होते हैं जो फिर अलग अलग कंपनीज तक पहुंच जाते हैं, हमें कंपनी स्विच करना आसान होती है। इसी तरह हम टीम वर्क को सीखते हैं। देखो टीम वर्क के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता, हम क्या सोचते हैं कि यार अगर हम 10 बंदे हैं, हम सारे आपस में कंपिटिटर हैं, मैं उससे अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं उससे अच्छा परफॉर्म करूंगा, ऐसा नहीं होता। टीम वर्क में हमेशा इस तरह काम किया जाता है कि एक दूसरे की हेल्प की जाती है। उसको ज़रूरत है, मैं उसकी हेल्प करूंगा, मुझे ज़रूरत है तो फिर वो मेरी भी हेल्प करेगा। तो इस तरह टीम के साथ इकट्ठा काम किस तरह किया जाता है, इस चीज़ का नॉलेज बंदे के पास अगर हो तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर इसी तरह आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग घर बैठे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें भी आप ट्राई करें कि हम टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो कि यार अगर मैं फलां टास्क, देखो अगर खुद भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसे टास्क के अंदर डिवाइड करो, टास्क के अंदर कि भाई एक टास्क मैं इतना करूंगा, एक इतना करूंगा, इतना इतना इतना, फिर उस स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम रखो कि इतने टाइम के अंदर मैं इस चीज़ को अचीव करूंगा। इससे क्या फ़ायदा है, देखो कल को जब हम फ्रीलांस के प्रोजेक्ट करते हैं ना तो वहां पर डायरेक्ट क्लाइंट हमें कह देता है कि भाई ये प्रोजेक्ट करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, और हम इसके अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही होती मैं इसे कितना टाइम बताऊं, फिर हम कोई ऐसा टाइम बता देते हैं जिस डेडलाइन को हम मीट नहीं कर पाते, फिर इश्यूज बनते हैं। इसलिए अगर हम स्टार्टिंग से ही टाइम को देखते हुए चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे ना तो उस टाइम हम इजीली सोच पाएंगे कि फलां चीज़ करते हुए इतना टाइम लगता है, फलां चीज़ करते हुए इतना टाइम लगता है, तो हम इजीली टाइम कैलकुलेट करके दे पाएंगे क्लाइंट को कि हम इतने टाइम के अंदर इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। इसी तरह फिर आपको अडाप्टेबिलिटी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ट्रेंड है, ट्रेंड डेली चेंज हो रहा है, रोज नया ट्रेंड आएगा, रोज नया ट्रेंड आएगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के भी ट्रेंड्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर अपडेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप .NET वाली साइड है वहाँ पर भी बहुत अपडेट्स आएंगी, अगर आप लोग Node.js वाली साइड है वहाँ पर भी बहुत अपडेट्स आएंगी। तो अगर हम लोग उनको अडाप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग एक ओल्ड स्कूल डेवलपर बन के रह जाएंगे, हम उस लेवल के डेवलपर नहीं बन पाएंगे जिस तरह के इंडस्ट्री को चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपने Node.js सीख लिया, आप फलां लैंग्वेज सीखो, फलां सीख लिया, फलां लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेजेस के ट्रेंड्स को नहीं देखना, आपने उसी लैंग्वेज के ट्रेंड्स को देखना है। मतलब अगर मैं Node.js में हूँ तो Node.js के अंदर जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं मैं उनके बारे में देखूंगा कि भाई .NET के अंदर ये नया कंसेप्ट आया, मुझे आना चाहिए, ये नया कंसेप्ट आया, मुझे आना चाहिए। इस तरह से अगर मैं Node.js के अलावा .NET के अंदर हूँ तो उधर जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए कंसेप्ट्स आ रहे हैं, मैं वो साथ साथ सीखता जाऊंगा। इस लेवल से हम लोग इसे देख रहे होंगे। अब हमने टेक्निकल पार्ट देख लिया, हमने सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट देख लिया, अब हम देखते हैं नॉन टेक्निकल नॉलेज के बारे में। नॉन टेक्निकल नॉलेज को मैं इस तरह से कहता हूं कि देखो आपको इस तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूं वो मुझे तो समझ आ रही है मैं किस लिए बना रहा हूं, लेकिन जिस अगले बंदे के लिए मैं बनाऊंगा क्या उसके लिए ये चीज अंडरस्टैंडेबल होगी या नहीं होगी। मतलब प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन बनाते हुए आप किसी क्लाइंट के लिए अगर बना रहे हैं तो आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि यार क्या अगर मैं एक ऐसा यूजर हूं जिसे कुछ नॉलेज नहीं है इस चीज का, वो इस एप्लीकेशन के ऊपर गलती से जंप कर आता है, तो क्या वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
अगर और आसान लफ्जों में बताऊं तो यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा नोटिस किया करो कि अगर एक नाइव यूजर इसके ऊपर आएगा तो क्या वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगा इजीली या नहीं कर पाएगा। अगर आप इस तरह नहीं अंडरस्टैंड कर पाए उसे तो मतलब कि आपका यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, आपको और उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ये हमारे पास नॉन टेक्निकल चीज़ों में आती हैं कि अगर एक नाइफ बंदा इस चीज़ को देखने आएगा तो क्या उसके लिए ये आसान है या नहीं है। फिर सिक्योरिटी वाइज अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करो कि यार जो मैं सिस्टम या जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ क्या ये मेरा सिस्टम उस लेवल का स्ट्रॉन्ग है, क्या इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें तो मैं नहीं कर रहा जो हैक हो सकती हैं, जो इजीली क्रैक हो सकती हैं, या फिर एक ऐसा बंदा जिसको एप्लीकेशन नहीं चलानी आती वो ऐसे ही कुछ भी क्लिक्स करता या कुछ भी करता कुछ ऐसा काम तो नहीं परफॉर्म कर पा रहा कि जिससे मेरी एप्लीकेशन खराब हो रही है। अगर तो नहीं तो वेल एंड गुड, अगर है तो फिर उस चीज़ को सॉल्व करना है हमने और वो फिर से टेक्निकल फेज के अंदर वो चीज़ें सॉल्व होंगी। तो कुछ यही चीज़ें थी जो आपके साथ आज शेयर करनी थी। आई होप सो आज आपको पता होगा कि सिर्फ कोडिंग ही सारा कुछ नहीं है इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड में अगर हम आए हैं तो हमें और भी बहुत सी चीज़ें सीखनी होंगी। हमें सिस्टम डिज़ाइंस के ऊपर गौर देना होगा, हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर गौर करना होगा, हमें एक ऐसा यूज़र बन के भी इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा जो इस फील्ड से वाकिफ नहीं है। तो इस तरह हर कैटेगरी में जाकर हमें चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करना होगा कि क्या मैं उस लेवल तक पहुंच चुका हूं जिस लेवल पर एक डेवलपर होता है या नहीं, क्योंकि एक डेवलपर का काम सिर्फ कोडिंग करना नहीं होता, इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। बाकी आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।